नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th इकोनॉमी के होंगे। और यहाँ पर जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। तो देखिए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसकी और भी कई सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड सेक्टर होता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर मेनली क्या होता है, एग्रीकल्चर आ जाएगा, आपका माइनिंग आ जाएगा। तो जो सीधे आपका नेचर से रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। विच सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन किया जा रहा है दूसरे फॉर्म्स में, तो ये कहीं पर किया जा रहा होगा, किसी फर्म में किसी इंडस्ट्री में किया जा रहा होगा, तो ये कौन से सेक्टर में इंक्लूड होगा, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। द सर्विस, अब देखिए यहाँ पर टर्शरी सेक्टर दिया गया, टर्शरी सेक्टर ही क्या है, सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर हो जाएगा ये। अब टर्शरी सेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कई सारी सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे अब जो मटेरियल प्रिपेयर हुआ है कोई भी इंडस्ट्री में, उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा कहाँ तक, शॉप्स तक, ठीक है। फिर शॉपकीपर क्या करेगा, उसको कंज्यूमर तक बेचेगा या कस्टमर को उसको बेचेगा। तो ये भी आपका टर्शरी सेक्टर हो गया। और ये जो शॉपकीपर बैठ के बेच रहा है सामान, ये भी आप टर्शरी सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं टर्शरी सेक्टर के। और यहाँ पर एक और सेक्टर दिया है क्वाटरनरी सेक्टर। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, तो ऐसे सेक्टर को क्वाटरनरी सेक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। इसमें टर्शरी एक्टिविटी कौन सी है, तो फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी है। वीविंग क्लॉथ्स अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ये कैसा एक्टिविटी है, टर्शरी है, ठीक है। तो जितना भी लॉजिस्टिक्स का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे आपने स्विगी देखा होगा, स्विगी जो प्लेटफॉर्म है तो वो एक तरीके का सर्विस सेक्टर है, ठीक है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकायदा मतलब सर्विस सेक्टर का मेनली यही पर्पस होता है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, मेनली डिलीवर कर रहा है। और भी बहुत सारे उसके काम होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज। अब देखिए किसी भी कंट्री का जीडीपी क्या होता है पूछा गया है। टोटल वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गलत है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी गलत है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ये बिल्कुल सही है। देखिए पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, गुड्स होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब जैसे ये है, जैसे मान लीजिए बिस्कुट बनाना था किसी को, तो बिस्कुट बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फ्लोर की जरूरत पड़ेगी, आटे की मैदे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, शुगर की कॉस्ट, फ्लोर की कॉस्ट नहीं जोड़नी है, क्या जोड़ना है आपको, केवल बिस्कुट की कॉस्ट जोड़नी है। तो अगर आप बिस्किट की कॉस्ट जोड़ रहे हैं तो ये कहलाएगा फाइनल गुड्स। तो ये बिस्किट जो है फाइनल गुड्स है, और शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब कैसे गुड्स हैं, तो ये इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट को नहीं काउंट किया जाता है, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसी को अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स को यहाँ लिया जाता है, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब अलग अलग तरीके की सर्विसेज हो गई, जैसे आईटी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है, ठीक है, उन सबको प्रोवाइड करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसको कहते हैं जीडीपी। व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया व्हेन पीपल वर्क पार्ट टाइम। जब पीपल पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, डिसगाइज्ड, नहीं, गलत है। सेकंड में कहा गया व्हेन पीपल आर पेड लेस। तो जब लोगों को कम तनख्वाह दी जाती है तब उसको क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है और उसका परिवार में 10 लोग हैं और खेत बहुत छोटा सा है, और सारे के सारे लोग इस फार्म पे, इस खेत में लगे हुए हैं काम करने के लिए, और काम केवल एक फार्मर का ही था इस पे, तो बाकी जो 9 लोग हैं उनका काम क्या हो गया, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। मतलब वो एक तरीके से प्रोडक्शन में कोई पार्ट ही नहीं प्ले कर रहे हैं, क्योंकि काम एक ही आदमी का था, लेकिन काम 10 लोग कर रहे हैं, तो 9 लोग क्या है, एक तरीके से उसमें काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो प्रोडक्टिविटी 0 दे रहे हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में। विच एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, आपको बताना है इसमें कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टीचिंग, माइनिंग, मेकिंग ब्रिक्स और सेलिंग गुड्स। तो देखिए टीचिंग जो है ये आपका कैसी एक्टिविटी है, टर्शरी एक्टिविटी है, सर्विसेज है ये। माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी,
अब यहाँ पर अगले में दिया गया मेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स बन रही है, इसका मतलब ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचना भी टर्शरी एक्टिविटी होता है। व्हाट डज जीवीए, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड दिया हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा टर्म ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। ग्रॉस वैल्यू जो ऐड होती है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस क्यों लिया गया, वही एग्जांपल आप समझ सकते हैं बिस्किट वाला, कि यहाँ पर केवल बिस्किट का ही जो फाइनल गुड्स है, ठीक है, उसका ही कॉस्ट केवल लिया जाएगा, जो इंटरमीडियरी होते हैं उनके कॉस्ट नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। विच इज़ अ बेसिक सर्विस इन टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इसमें बेसिक सर्विस कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एटीएम बूथ बेसिक सर्विस नहीं, बेसिक सर्विस में आपका आ जाएगा पुलिस स्टेशन, ये एक बेसिक सर्विस है टर्शरी सेक्टर में। एन इकोनॉमी वेयर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट्स इज लाइकली टू बी, देखिए आपको बताना है कहाँ की इकोनॉमी ऐसी होगी जहाँ पर टर्शरी सेक्टर ज़्यादा होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा। तो एग्रेरियन जो है, मतलब ये मेनली रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। और जब एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा तो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड में क्या दिया गया, डेवलपिंग में क्या होता है, डेवलपिंग में जनरली देखा जाता है प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर भी डोमिनेट करता है, मतलब इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती हैं। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज डोमिनेट करेंगी तो सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन डेवलप्ड में क्या होता है, सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, सर्विस सेक्टर इसमें डोमिनेट करता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉटन कल्टीवेशन फॉल्स अंडर विच सेक्टर, देखिए कॉटन का कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन किसी भी चीज़ का होगा, ये हमेशा किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, अब इसमें इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, तो बिस्किट जो है ये आपका कैसा है, तो ये फाइनल गुड है, ठीक है। वीट जो है ये इंटरमीडिएट ग्रुप गुड है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोप और पेन भी क्या है, फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, द शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सीन इन, देखिए प्राइमरी से सीधे टर्शरी में कूद गए ऐसे कौन है, तो ऐसे हम लोग हैं, तो ऐसे मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इंडिया में यही एक प्रॉब्लम रही है कि जो इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बूम में था, वो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, और अगर अब आप देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो हम लोग सीधे सीधे शिफ्ट कर गए हैं प्राइमरी से टर्शरी की तरफ। लेकिन ये रूरल इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। रूरल इंडिया अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही मेनली फोकस करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अभी भी वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही है, लेकिन क्योंकि पूछा गया एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि पूछा गया, केवल ये नहीं पूछा गया प्राइमरी एक्टिविटी को टर्शरी में सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया। एम्प्लॉयमेंट जो था पहले प्राइमरी में था, अब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टर्शरी में है, तो ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जा रहा है, ठीक है। इंडिया में क्या है, पहले प्राइमरी सेक्टर था, अब सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, और अब कौन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि यह एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, तो एम्प्लॉयमेंट में अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, मतलब एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, तो गलत हो जाएगा। अफ्रीका में मेनली एग्रीकल्चर में ही लोग इन्वॉल्व है, रूरल इंडिया में भी एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। 14 में कहा गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आपको बताना है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, गलत है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये भी गलत है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो पर्सन, मान लीजिए पीएचडी किया हुआ पर्सन है और उसको सैलरी जो मिल रही है, उसको जो नौकरी मिली है वो प्यून की मिली है, ठीक है, चपरासी की नौकरी मिली है, तो इसको क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो डिस्गाइज्ड कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप या तो नन ऑफ दीज लगे तो नन ऑफ दीज ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें डिस्गाइज्ड ना लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज सही है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दूसरी चीज़ है। इसमें क्या है, फील्ड वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक फील्ड पे एक ही लोग का काम है लेकिन काम 10 लोग कर रहे हैं, तो 9 लोग क्या है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं, तो छुपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल गुड, फाइनल गुड इसमें से कौन सा है, व्हीट फ्लोर यूज्ड इन बेकरी, तो व्हीट फ्लोर यूज होता है बेकरी में, क्या वो फाइनल गुड होगा, नहीं। बिस्कुट सोल्ड इन मार्केट, ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन जो है फाइनल गुड होगा। 16th में देखिए क्या कहा गया, 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करेगा, इस्टेब्लिशिंग आईटी कंपनीज इन सिटीज़ गलत है, बिल्डिंग मॉल्स ये सब गलत है। देखिए मोर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज की बात करी गई है,
कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स वेल्स फॉर इरिगेशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए इससे दो फायदे होंगे, पहला इरिगेशन इंप्रूव होगा तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलेगी, ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ कनाल्स जब बनेंगे तो वहीं के ही मजदूर जाके काम करेंगे, तो उनको क्या होगा, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज इन रूरल एरियाज, तो कोल्ड स्टोरेज क्यों सेटअप करने चाहिए या क्यों होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव नहीं करता, तो स्टोर क्रॉप्स एंड सेल एट राइट टाइम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल पोटैटो का ले लीजिए, तो पोटैटो का प्रोडक्शन मान लीजिए हुआ मार्च में, लेकिन उसको साल भर बेचना होता है, तो मार्च में ऐसा नहीं कि प्रोड्यूस करके तुरंत ही अप्रैल तक इसको बेच के ख़त्म कर दिया। क्या करते हैं, पोटैटो को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, तो साल भर वो चलता रहता है, जिस जिस तरीके से डिमांड आती है उस तरीके से उसको हम लोग रिलीज करते रहते हैं और बेचते रहते हैं। ठीक है, विच एक्ट गारंटीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज फॉर एटलीस्ट 100 डेज इन अ ईयर, तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट कौन गारंटी करता है, तो मनरेगा करता है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये। ठीक है, कब आया था, 2005 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सेटिंग अप हनी कलेक्शन सेंटर्स नियर फॉरेस्ट एरिया एग्जांपल ऑफ, देखिए हनी कलेक्शन सेंटर को सेटअप किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है इसके पीछे जो एग्जांपल है किस चीज़ का एग्जांपल है, फॉरेस्ट एरिया के पास हनी कलेक्शन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे नहीं होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ भी नहीं होगी, रूरल एंड सेमी अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये बिल्कुल होगा। ठीक है, तो रूरल और सेमी रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, क्योंकि हनी कलेक्शन सेंटर्स अगर सेटअप कर दिया जाएगा फॉरेस्ट एरियाज़ के पास, तो क्या है, फॉरेस्ट एरियाज़ में से लोग वहाँ से हनी कलेक्ट करके लेके आएंगे, उसको बेचेंगे, और उससे क्या होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। द मेन रीज़न बिहाइंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के पीछे मेन रीज़न जो है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड, गलत है। अब देखिए एग्रीकल्चर की बात करी गई, एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो ये डिसगाइज्ड की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, अगर जनरल देखा जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ये दूसरी चीज़ होती है, लेकिन अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में देखा जाएगा तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाएगा। फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड गलत है, देयर इज लेस लैंड अवेलेबल ये भी गलत है, मोर पीपल एंगेज देन रिक्वायर्ड ये बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात करी गई, तो एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि एक फील्ड है जहाँ पर रिक्वायरमेंट कम लोगों की है लेकिन ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर होगा नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, टर्शरी सर्विसेज से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर सो कॉल्ड, प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहते हैं, तो बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, तो सेकेंडरी और टर्शरी के लिए क्या है, बेस है, और मेनली क्या करता है, डायरेक्ट यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इसको कहा जाता है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन पहला एग्जाम्पल हो गया, और प्रोड्यूसिंग ब्रिक्स फ्रॉम क्ले, तो क्ले में से ब्रिक को प्रोड्यूस करना, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जीडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसका मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, तो टर्शरी सेक्टर इंडिया में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता है टर्शरी सेक्टर में इनकम क्योंकि बढ़ रही है, डिमांड जो है सर्विसेज की वो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड वाइड, आईटी का ग्रोथ है इंडिया में, इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी टर्शरी सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिफाइन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मोर पीपल वर्किंग देन नीडेड, तो देखिए ये आपकी क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्जाम्पल आपको दे ही दिया था। हाउ आर सेक्टर्स इंडिपेंडेंट, तो सेक्टर्स जो है इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं सेक्टर, ये आपसे पूछा गया है। तो प्राइमरी जो है सेक्टर वो क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है, ठीक है, मतलब उसको फिनिश्ड गुड में क्रिएट करता है, और टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सपोर्ट करता है, और बोथ विद सर्विसेज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन, टर्शरी सेक्टर। Why is only
द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कंसीडर्ड इन जीडीपी। तो देखिए फाइनल गुड्स की वैल्यू ही क्यों कंसीडर करी जा रही है, क्योंकि इंटरमीडिएट अगर गुड्स की आप वैल्यू को भी कंसीडर कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसी को अवॉइड करने के लिए। व्हाट रोल डज गवर्नमेंट प्ले इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो जैसे बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, पुलिस स्टेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब क्या है, ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर देखेंगे प्राइवेट नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी प्राइवेट पर्सन की होगी, नहीं, पुलिस हमेशा सरकार की होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल चेंज इन इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो हिस्टोरिकल चेंज जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इनिशियली जो इंडिया में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे करके बढ़ा, पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और इस समय अगर आप देखेंगे एआई का ज़माना है तो वहाँ पर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात मेनली हो रही है। और एआई जब आ जाएगा तो जो टर्शरी सेक्टर है वो भी हो सकता है कंप्यूटराइज्ड हो जाए, तो बहुत सिचुएशन आगे चेंज हो सकती है। फिलहाल अभी हम लोग को इतना नहीं जाना डीप में। शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, गिव वन एग्जांपल। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल अपीयर टू बी वर्किंग बट आर नॉट एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर फुल पोटेंशियल। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल वहाँ दे नहीं पा रहे हैं। अब चाहे आप यहाँ पर एग्जांपल डिस्गाइज्ड वाला दे दीजिए, चाहे आप वो दे दीजिए कि अगर कोई पीएचडी पर्सन है और वो वर्किंग एज अ प्यून है, वो भी एग्जांपल अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही हो जाएगा, कि उसका पोटेंशियल तो रिसर्च वर्क का है लेकिन वो काम क्या कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप इसको एग्जांपल में दे सकते हैं। हाउ कैन क्रेडिट फैसिलिटीज हेल्प फार्मर लाइक लक्ष्मी इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपने लक्ष्मी का एग्जांपल देखा होगा, और पूछा गया है जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो लक्ष्मी जैसे लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो क्रेडिट कैसे फार्मर्स को एक तरीके से हेल्प कर सकता है, पूछा गया है। तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट मतलब उधार होता है, जैसे बैंक से जो उधार मिलता है उससे फार्मर्स क्या करते हैं, बीज खरीद के लाते हैं, फर्टिलाइजर्स लाते हैं, इक्विपमेंट्स लाते हैं, और उससे उनके खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हायर प्रोडक्टिविटी, अब जब हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा क्रॉप साइकिल्स होंगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय सेटिंग अप दाल मिल्स और कोल्ड स्टोरेज इन विलेजेस। देखिए अगर विलेज में दाल की मिलें खोल दी जाएं और कोल्ड स्टोरेज खोल दी जाए तो उससे किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इट जनरेट्स नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इंप्रूव हो जाएंगी, स्टोरेज इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, और साथ ही साथ केवल एग्रीकल्चर पे जो रूरल जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं रूरल जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा शिफ्ट होके दूसरे सेक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होने लग जाएगी। तो ओवरऑल जो रूरल है ग्राम का मतलब गाँव का जो है विकास होने वाला है। सजेस्ट 3 वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाए। पहला है इरिगेशन में स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। अब क्योंकि आपको पता है जो रूरल एरियाज़ हैं मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस किस पे होता है, इरिगेशन पे होता है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और डैम्स क्रिएट कराने पड़ेंगे, कैनाल्स बनवाने पड़ेंगे, वेल्स बनवाने पड़ेंगे, जिससे क्रॉपिंग सीजन्स इंक्रीज कर सकें। क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जैसे इजी लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, लो इंटरेस्ट पे, और सरकार मेनली इसको करती है, बहुत तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी लेके आती है जिससे गाँव में किसानों को बहुत मदद भी मिलती है, ठीक है। और इससे होगा क्या, इनपुट जो है वो आसानी से फार्मर्स परचेज कर सकते हैं और फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जैसे स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सेटअप करनी चाहिए। हनी कलेक्शन सेंटर्स क्रिएट करने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए जिससे जॉब्स क्रिएट करे जा सके, केवल खेती पे ही लोग डिपेंडेंट ना हो और जॉब्स भी क्रिएट करी जा सकें। व्हाट रोल डज एमजी नरेगा प्लेज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 का, ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो मनरेगा जो है 2005 का, ये 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है रूरल एरियाज़ में, और इससे क्या है, इनकम सपोर्ट हो रही है,
और मेनली ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है, मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को फोकस कर रहा है जिससे गांव का विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, उन पे इन लोगों को काम दिया जाता है। विच इंक्रीजेज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए गांव में क्या है, कोई पॉन्ड की खुदाई करनी है, कोई बड़ा सा एक कैनाल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो लोग लगाए जाएंगे, जो मजदूर लगाए जाएंगे, वो इसी मनरेगा से लिए जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज़ गिवन। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि अगर एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए नहीं दे पाती है सरकार, तो उसको क्या देती है फिर, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ वाइटल स्टेप टू रिड्यूस रूरल डिस्ट्रेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मतलब बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत अच्छी पॉलिसी है सरकार की, जिससे गांव में जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।